नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में अपन फिर से पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध लोभ और प्रीति। तो आइए चलते हैं आचार्य शुक्ल के पास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के कर्ता धर्ता माने जाते हैं और उन्हीं द्वारा रचित एक लोभ व प्रीति निबंध है लोभ और प्रीति, जो कि भाव व मनोविकार से संबंधित निबंध माना जाता है। देखिए, पीछे की क्लासेस में अपन इस निबंध को पढ़ते आ रहे हैं और इस निबंध में आचार्य शुक्ल, देखिए अपन पढ़ते आ रहे थे कि इच्छा के दो स्वरूप है और उन स्वरूपों में से अपन एक का अध्ययन करते आ रहे थे। यहां पर आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि क्रोध का एक लक्षण भी होता है, लोभ का एक लक्षण भी होता है। और वो लक्षण क्या होता है? लोभ का लक्षण होता है असंतोष, और इसी के कारण लोभ को बुरा कहा जाता है। कहते हैं कि मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो संतुष्ट नहीं होता कभी भी। यदि वो संतुष्ट हो जाए और अपने क्षेत्र विशेष तक सीमित हो जाए तो लोभ कभी भी बुरा नहीं होगा और लोभ से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होगा। इस संबंध में आचार्य शुक्ल ये भी कहते हैं कि ऐसा करे ना कि ईश्वर मनुष्य को सब कुछ अर्जित करने की जो कृत्रिम शक्ति जो इसके पास है, मनुष्य के पास जो कृत्रिम शक्ति है, कौन सी शक्ति? हमारे अंदर एक पावर है और आजकल हम सुनते हैं, हम कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो वो जो कुछ भी हासिल करने की कृत्रिम शक्ति ईश्वर हमसे ले लेना तो भी शायद लोभ कम हो जाए, विवाद कम हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति होगी, ऐसा सामर्थ्य होगा जो किसी विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित होगा। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है जो सोने को चाहता है तो वो सोना ही हासिल कर पाएगा, और यदि कोई एक व्यक्ति है जो घोड़े बहुत पसंद करता है तो वो घोड़े ही प्राप्त कर पाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा जीवों को, जैसे ऊंट आदि को पसंद करता है तो वो ऊंट, हाथी को पसंद करता है वो हाथी। कुछ ऐसे लोग हों जो खाने की चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हों, बाकी के सब लोग सिर्फ जीवन जीने के लिए खाते हों, और कुछ ही ऐसे हों तो वो सीमितता रहेगी। और जब सीमितता ही रहेगी तो किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी, और जब बाधा उपस्थित ही नहीं होगी तो फिर लोभ को बुरा क्यों कहा जाएगा? और फिर जो बातें अपन प्राचीन काल में धर्म व प्रेम की दृष्टि से करते थे वो अपन धर्म और प्रेम की दृष्टि से ही करने लग जाएंगे, जिसको अपनों ने वर्तमान में कहां पर लाकर छोड़ दिया है? रुपए और पैसे के पास लाकर छोड़ दिया है। अर्थात हम आज रुपए की दृष्टि से बात करने लगे हैं। दो लोग बैठते हैं तो वो भी धन वैभव की बात करते हैं, संपन्नता की बात करते हैं, संपदा की बात करते हैं, कोई भी धर्म और प्रेम की बातें नहीं करता। तो यदि इस प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो, यानी ईश्वर या तो कृत्रिम शक्ति ले ले या फिर मनुष्य को संतुष्ट होने का सामर्थ्य प्रदान कर दे, ये दोनों परिस्थितियां हो जाए तो शायद लोभ विवाद का विषय नहीं हो, लोभ बाधा उत्पन्न नहीं करे। और फिर आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि जो लोग हैं जो बाहर यानी विदेशों में बैठकर और मातृभूमि की अर्थव्यवस्था का बखान करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित होता है, उनकी बातों तक सीमित होता है, यथार्थ तक पहुंचता भी नहीं है, तो वो फिर यथार्थ तक पहुंचने लग जाए। तो इस प्रकार से कि ये जो समस्याएं आ रही है वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, और फिर वहां पर वो उक्ति भी यथार्थ हो जाए कि जो भी व्यक्ति है यानी कोई भी व्यक्ति विशेष है, वो यदि प्रेम या प्रीति की बातें करेगा
तो वो प्रेम या प्रीति की बातें सिर्फ दो ही आधारों पर करेगा। कौन कौन से आधारों पर? एक तो परिचय के आधार पर और दूसरा सानिध्य के आधार पर। सानिध्य के आधार पर अर्थात बिना परिचय और बिना सानिध्य की कभी भी प्रेम या प्रीति नहीं हो सकती। यदि आपने मातृभूमि के दर्शन नहीं किए, आपने मातृभूमि को महसूस नहीं किया, तो फिर आपके अंदर उसके प्रति प्रेम की भावना कैसे जागेगी? आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, खेतों को, खलियानों को, झरनों को, नदियों को, नालों को, सबको देखिए, पेड़ पौधों को देखिए। यहां तक कि यदि कोई बड़ा पेड़ दिखे तो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाइए। अक्सर बैठ जाता हूं मिट्टी पर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। अगर इस प्रकार की भावना आने लग जाए, यानी अपन पेड़ के नीचे बैठकर उस मिट्टी को महसूस करने लग जाए, तब फिर हम विदेशों में बैठकर सिर्फ मातृभूमि की अर्थव्यवस्था का व्याख्यान नहीं करेंगे। जैसे ही हमें मातृभूमि का ध्यान आएगा, हमारी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी, अश्रु आने लगेंगे, और वो जो अश्रु बहेंगे वो आपके अश्रु या आंसू नहीं होंगे, वो आपका प्रेम होगा, आपकी मातृभूमि के प्रति आपकी भावनाएं होगी। तो आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि इसके लिए हमें दो चीजों को लाना पड़ेगा। दो क्या? एक तो हमें संतुष्टि को लाना पड़ेगा, और एक हमें हमारी जो कुछ भी प्राप्त करने की, कुछ भी हासिल करने का जो सामर्थ्य है, उसको एक तरफ लगाना होगा, एक दिशा देनी होगी, हमें एक लक्ष्य बनाना होगा, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। और जब ये होने लग जाएगा, तब शायद लोभ के संबंध में जो विवाद होता है, जो बुरी बातें होती है, वो शायद इस संबंध में नहीं रहे, और हम हकीकत में मातृभूमि के प्रति प्रेम करने लगे। परंतु विडंबना ये बात है, इस बात की है कि ये जो भी बातें हैं, ये भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। लोग मातृभूमि के दर्शन करना, मिट्टी को देखना, मिट्टी के पास जाना पसंद ही नहीं करते। अरे यहां तक तो आजकल जो लोग बाबू बने घूमते हैं, यहां तक कि हमारे एक कवि कहते हैं कि यदि कोई एक परिवार वाला लड़का देखने जाता है या फिर लड़की देखने आता है, जी हाथ का कोई काम नहीं है। तो हाथ इतनी बुरी चीज है क्या? हाथ का काम करो। और पहले हमारे राजस्थान की बात बताती हूँ कि हमारे राजस्थान में तो यदि किसी राजा के हाथ में छाले नहीं पड़े हो, तलवारों के घाव नहीं हो, तो उन हाथों को अच्छा ही नहीं माना जाता था। तो उसी प्रकार से अब वर्तमान में वो फैशन बनती जा रही है। वो चीजें, कौन सी चीजें? कि हाथ का कोई काम नहीं है, बस बैठे रहो, बिजनेस करो। तो वो चीज, और हाथ का काम सामान्यतः अपन कृषि को भी मान सकते हैं, तो खेती करना भी लोग बुरा समझते हैं। अपने आप को किसान बताने में लोग शर्म महसूस करते हैं। अरे आप किसान हो, इस पर गर्व करो, इस पर शर्म महसूस नहीं करो। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि ये सबसे बड़ी विडंबना है, और इस बाबूपन के प्रति लोगों का आरक्षण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और आचार्य शुक्ल स्वयं उदाहरण देते हैं कि एक बार मैं एक मेरे लखनवी मित्र के साथ सांची के स्तूप देखने के लिए चला गया। सांची के स्तूप या सांची का स्तूप देखने चला गया। सांची के स्तूप, जी हाँ, वो मध्य प्रदेश में है। तो उन्हें देखने के लिए और आचार्य शुक्ल अपने किसी मित्र के साथ गए। अब सांची के स्तूप देखने गए तो ये एक छोटी पहाड़ी पर बने हुए हैं, बहुत ही मनोरम पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है, उस पर ये स्तूप है, वो बने हुए हैं। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि हम दोनों गए तो हमें लेट हो गया, और ज्यादा लेट होने के कारण हम वहां पर पहुंच तो गए परंतु दर्शन नहीं कर पाए। उसी समय वहां पर पुरातत्व विभाग का कोई कैंप लगा हुआ था, पुरातत्व विभाग का कैंप था।
तो इस दृष्टि से हमने यूं सोचा कि अपन नीचे उतर जाते हैं पहाड़ी से और सुबह सांची के स्तूप का दर्शन करेंगे। तो इसलिए हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। नीचे उतर रहे थे तो पहाड़ी, जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, उन पर बहुत ही, बरसात का मौसम होता है, ठंड होती है, तो छोटी छोटी घास या छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। और कुछ जगहों पर तो ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं पहाड़ों पर। तो ये जो बहुत सी चीजें थी, बहुत सी हरियाली, हरा भरा पहाड़ी का इलाका था, वहां पर मैं एक खुशबू को महसूस कर रहा था। और खुशबू किसकी थी? महुए की थी। तो लेखक कह रहा है कि मैं इतना मुग्ध हो गया कि मैं चारों तरफ की हरियाली देख रहा था और हरियाली देखते देखते नीचे उतर रहा था। और उसी समय मैंने कह दिया, मेरे मुंह से निकल गया कि देखो महुए की कितनी मीठी महक आ रही है। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे लखनवी मित्र कहते हैं ये महुए सहुए बोलना छोड़ो, लोग देहाती समझेंगे। क्यों भाई, देहाती होना बुरी बात होती है? तो यहां पर अब ये लखनवी साहब, आचार्य कहते हैं कि, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मैं वहां पर चुप हो गया। मैं समझ गया। क्या समझा? मैं समझ गया कि ये बाबूपन के नशे में है और ये देहाती नहीं बनना चाहते और ये नहीं दिखाना चाहते कि हमें इन चीजों का ज्ञान है। अब जब कोई व्यक्ति जिनका ज्ञान है वो भी नहीं दिखा सकता, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारी मातृभूमि से संबंधित चीजों का परिचय प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयास करेगा? ये चीज हमें समाप्त करनी होगी। ये जो शर्म है या ये बाबूपन का जो नशा है वो हमें दूर करना पड़ेगा। तब जाकर हम परिचय कर पाएंगे, अपने आप से परिचित हो पाएंगे, सानिध्य कर पाएंगे। और जैसे ही हम परिचित होंगे, जब हम सानिध्य प्राप्त करेंगे, तो उसी समय फिर हम अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व करने लगेंगे और फिर वहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं होगी। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल है वो यहाँ पर इस चीज की अवहेलना करते हैं, आलोचना करते हैं। और वो यूं कहते हैं कि देखिए, मातृभूमि से यदि आप प्रेम करेंगे, मातृभूमि के दर्शन करेंगे और आप देखकर उसको निहारेंगे, तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी अवनति कभी नहीं चाहते, उन्नति चाहते हैं। और जिस दिन हमें मातृभूमि से सच्चा प्रेम हो गया, तो उस दिन हम हमारी मातृभूमि को हरा भरा देखना चाहेंगे, उसको प्रगति करता हुआ देखना चाहेंगे, उसको संपदा से भरा हुआ देखना चाहेंगे। फिर हम बैठकर अर्थशास्त्र की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके याद आने पर अश्रु बहाएंगे। वहां पर प्रेम होगा, वहां पर प्रीति होगी। तो यहां तक अपनों ने बात की थी जो इच्छा का स्वरूप था। देखिए, मैंने आपको दो चीजें बताई थी इच्छा के स्वरूप से संबंधित। एक तो था प्राप्ति की इच्छा और दूसरा था नष्ट न होने देने की इच्छा। ठीक है, अब तक अपनों ने प्राप्ति की इच्छा के बारे में बात की थी और अब अपन बात करने जा रहे हैं नष्ट नहीं होने देने की इच्छा। नष्ट नहीं होने देने की इच्छा। और एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन यदि आपको कराऊं, तो प्राप्ति की इच्छा में भी आपको मैंने दो चीजें बताई थी। प्राप्ति की इच्छा में एक तो कोई भी वस्तु अपन वहां तक प्राप्त कर लें या वहां तक उसको ले आए जितना नजदीक कोई भी नहीं हो, जितना कोई भी नहीं हो। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये सामान्यतः अपन उसको वहां तक लेकर आए जहां तक सब लोग हों। तो ये इन दोनों चीजों के बारे में अपनों ने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः जहां तक अपनी अन्य चीजें हैं वहां तक यदि अपन किसी वस्तु को स्थान देते हैं और वहां तक अन्य लोग भी उसको स्थान देते हैं, तब भी कोई विवाद की स्थिति नहीं उभरती, अर्थात ये बुरा नहीं माना जाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसे हो कि कोई भी एक वस्तु हो जिसको अपन स्वयं तक सीमित रखना चाहे, दूसरे को हाथ तक नहीं लगाने दे,
तब हम सबकी नजरों में खटकने लगेंगे और उस समय विवाद की स्थिति है वो उभर कर आती है। तो इन दोनों चीजों का इसके अंतर्गत अपनों ने अध्ययन किया और उसमें इस चीज को बुरा और इस चीज को सामान्य अपनों ने बताया था। और अब अपन यहाँ पर दूसरा पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें है नष्ट नहीं होने देने की इच्छा। अब नष्ट नहीं होने देने की इच्छा या रक्षा की भावना ये किस प्रकार की हो सकती है, किस किस रूप में जा सकती है, देखेंगे अगली क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।